हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू +1 क्लासेज। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के बेसिक्स की। हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है और आज उसी कड़ी में हम कुछ थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज लेंगे और उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने कल वहाँ पर समीकरण को संतुलित करना सीखा था। उसके लिए हमने कंपाउंड्स बनाए थे और उनको फिर मैच किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कंपाउंड कैसे बनते हैं। उसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक चीज़ों की बात करनी होगी और उसमें पहला है एटम्स, यानी कि परमाणु क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं, कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है वो देखते हैं। तो आपने नॉर्मल पढ़ा ही होगा कि परमाणु सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसकी मेन डेफिनेशन अभी प्रेजेंट में यही है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि महर्षि कणाद ने और डाल्टन ने बताया था कि परमाणु वह होता है जिसका जो अविभाज्य कण होता है किसी भी पदार्थ का, उसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इसकी परिभाषा यह है कि परमाणु वह होता है जो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है और यह पदार्थ के किसी भी प्रकार के गुण को व्यक्त नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जल का फॉर्मूला H2 होता है, लेकिन H2 में अगर मैं एक एटम की बात करूं तो एक एटम है, यानी ऑक्सीजन का कोई एटम है, तो ऑक्सीजन जो है वह कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वह हमेशा O2 के फॉर्म में रहेगा। सेकेंड बात, केवल ऑक्सीजन से आप ये नहीं बता सकते कि जल में और क्या क्या मिला हुआ है, क्योंकि आपको सिर्फ ऑक्सीजन का पता, आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि उसमें हाइड्रोजन भी है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, और आप जानते हो कि अणु वह होता है जो सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है और तो और यह पदार्थ के किसी भी गुण को व्यक्त कर सकता है। एग्जाम्पल में लूँ तो इसे हम H2O से डिनोट कर सकते हैं। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जैसे कि H2O ले लिया, H2 ले लिया या O2 ले लिया। ये सारे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है। आपको सिंपल सा बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। एटम्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पुरानी परिभाषा नहीं याद रखनी है फ्रेंड्स कि जो परमाणु होता है वह अविभाज्य कण होता है। यह विभाज्य कण है और इसे बहुत सारे कणों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके नाम से जानते हो। अगला मैं बात करता हूँ एलिमेंट की। एलिमेंट्स जो हमने कल आवर्त सारणी पढ़ी थी उसमें हमने एलिमेंट्स ही पढ़ रहे थे। एलिमेंट्स का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह, जैसे कि मैंने लिखा Fe। इस Fe के अंदर केवल और केवल F ही के ही परमाणु है। जैसे आप प्योर गोल्ड लेते हो तो उसमें सारे गोल्ड के एटम है, तो वो एक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इसकी बात करता हूं तो अब आएगा कंपाउंड। देखिए फ्रेंड्स, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड दो या दो से अधिक अणु, परमाणु या तत्व किसी का भी समूह हो सकता है, लेकिन उनके एक निश्चित अनुपात होना बहुत जरूरी है। इनका एक निश्चित अनुपात होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि इनकी मात्रा लिमिटेशन में होनी चाहिए कि कितनी मात्रा से ये कंपाउंड बन पाएगा, कितनी मात्रा से ये काम कर पाएगा। तो किसी भी तत्व, परमाणु या अणु का यदि हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निश्चित अनुपात में उनको मिला दें तो वह क्या बन जाता है, वह कंपाउंड बन जाता है। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं। और इन्हीं कंपाउंड को सीखने के लिए आपको सबसे पहले एटम की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, समय की कमी के कारण हम वो नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि नॉर्मल जो परमाणु की स्ट्रक्चर होती है उसमें कक्षाएं बनी होती है जिन्हें हम कोश कहते हैं, और बीच में जो नाभिक होता है उसे हम देखते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर की जो कक्षाएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आपने ये पढ़ रखा होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर को देने के लिए तीन वैज्ञानिक आए थे। पहले का नाम है J.J. थॉमसन, सेकंड है रदरफोर्ड, जिनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, और उसके बाद है नील्स बोर। इन तीनों ने मिलकर इसकी स्ट्रक्चर का बयान दिया था। थॉमसन ने कहा था कि यह बूंदी की तरह या फिर तरबूज की तरह या अमेरिकन डिश प्लम पुडिंग की तरह होता है, यानी परमाणु धनावेशित गोला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पन्नी पर प्रयोग किया था और उन्होंने इस सेंटर पॉइंट की खोज की थी कि थॉमसन के द्वारा बताया गया कि यह एक परमाणु का धनावेशित गोला है। यह गलत है। धनावेश बिल्कुल एक सेंटर में केंद्रित होता है, जिसे इन्होंने नाभिक नाम दिया था। और उसके बाद नील्स बोर ने यह डिफाइन किया था कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, और इन कोशों को डिफाइन किया था और उन्होंने इसे KLMN नाम दिया था।
ये बस नॉर्मल बेसिक सी जानकारी है। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वह परमाणु के नाभिक में स्थित है और इनकी संख्या को जोड़कर हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं। यानी द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान बराबर होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से हमें एटम्स की संयोजकता सीखनी है और विश्वास मानिए अगर आप ये संयोजकता सीख जाते हो बहुत ही आसानी से आप केमिस्ट्री की इक्वेशन को सीख पाओगे। तो चलो देखते हैं इसकी संयोजकता कैसे होती है। अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसे समझना चाहिए तो संयोजकता किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में, क्योंकि अभी हमने परमाणु की कक्षाएं देखी, तो उसमें किसी परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने की जो सीमा होती है उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। और इसी संयोजकता के कारण अंतिम कोश को हम संयोजी कोश के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने की जो सीमा होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप ये संयोजकता मेनली 20 एलिमेंट्स तक निकाल सकते हो जो कि ठीक ठाक होगी। यानी कि आप हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक अगर संयोजकता निकालते हो तो यह आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद थोड़ी सी ये दिक्कत करेगी, उनकी संयोजकता कैसे होती है मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा। अब अभी देखिए कि संयोजकता अगर आपको निकालनी है तो संयोजकता के अंदर हम भरते हैं इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन किस क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। आप ये जानते हो कि कोई भी परमाणु है तो वह एग्जिस्ट करेगा, उसे स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व अगर उसे प्रदान करना है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनों का क्रम होगा वह होगा 2 8 8। यानी स्टार्टिंग के अंदर 2, अगले कोश में 8 और अगले कोश में 8, ये इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बात की है सोडियम की, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो सोडियम के परमाणु क्रमांक को आपको पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 परमाणु क्रमांक का मतलब ये है इसमें 11 ही तो प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या सेम होगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव होगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और परमाणु उदासीन रहेगा और स्थायी रहेगा। न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह अलग होती है। न्यूट्रॉन को हम डिसाइड करते हैं किससे, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। वो अलग बात है, आपको उसको नहीं सीखना है। अभी देखिए इसमें 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन नाभिक में, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों से। 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है। तो देखिए 11 में से स्टार्टिंग में 2 आ जाएंगे, कितने रहे 9। 9 में से अगली संख्या में 8 आ सकते हैं तो 8 पूरे पूरे आ जाएंगे। 8 और 2 10 हो गए, 11 थे तो 1 अगले को उसमें आ जाएगा। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का क्रम होगा वह होगा 2 8 1। यानी 11 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है 2, पहले में 2 इसमें 2 बराबर, दूसरे में 8 दूसरे में 8 बराबर। लेकिन तीसरे में आने तो चाहिए 8, लेकिन आया सिर्फ और सिर्फ 1। यानी ये परमाणु अभी स्थायी नहीं है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो अंतिम कोश होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से पूरे पूरे होने चाहिए। तो देखिए पहले में पूरे, दूसरे में पूरे, लेकिन तीसरे में पूरे नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि इसमें 8 हो तो मुझे इसमें 7 और ऐड करने पड़ेंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं कि ये वाला जो 1 है वो हम बाहर निकाल दें, माइनस कर दे, इसको हटा दें यहाँ से। तो अब जो बचेगा वो बचेगा 2 और 8। यानी इसका जो अंतिम कोश होगा वो ये वाला होगा और इसमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी इसका जो स्थायित्व है वो बना रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अब आप बताओ, जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्रोटॉन तो अब भी 11 ही रहेंगे, क्योंकि ये नाभिक में इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो थे उनमें से 1 चला जाएगा तो 10 बचेंगे, ठीक है। अब 11 p प्लस और 10 e माइनस, 11 प्लस के हैं 10 e माइनस के हैं, तो बताओ चार्ज कितना आया, तो चार्ज आ गया प्लस का 1। यानी अब जो सोडियम है उस पर चार्ज आ जाएगा +1, और ये जो +1 चार्ज है यही इसकी वैलेंसी संयोजकता कहलाती है।
उम्मीद करता हूँ बहुत ही आराम से आपको समझ में आई होगी। आपको 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकालने के लिए इस प्रकार अरेंज करना है और उसका जो परमाणु क्रमांक इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अब आप देखिए 7 कोई आपको दे सकता है या आपके पास एक ज़्यादा है तो आप उसे दे दो, जो आसान रहेगा वही करेंगे। तो अगर हमारे पास 1 2 3 है तो हम उन्हें देंगे, अगर 7 8 6 7 है तो हम उनसे लेंगे। लेकिन अगर 4 आ जाए, जैसे कि कार्बन में होता है, आपने सी का नाम सुना है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो इसमें पहले में 2 आ गए, दूसरे में 4 आ गए। अब संयोजी कॉक से 4, अब ये 4 देगा तो भी बराबर बात है, 4 लेगा तो भी बराबर बात है। तो कार्बन जो है वह 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 6। अब 6 देना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यह किसी से 2 उधार लेगा ताकि यहाँ पर 8 हो जाए, तो इस पर संयोजकता आ जाएगी -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे लेकिन प्रोटॉन 8 ही रहेंगे। और इसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन धातुओं में काउंट होता है। अब यहाँ पर हम काम की बात करेंगे। हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहे तो 1 दे दे चाहे 1 ले ले, इसलिए अक्सर ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है और इस पर +1 चार्ज आता है। अब आप देखिए कार्बन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऑक्सीजन माइनस है, हाइड्रोजन प्लस है, तो कार्बन इन दोनों के साथ कंपाउंड बनाएगा CH4। यहाँ हाइड्रोजन प्लस का है तो कार्बन की संयोजकता माइनस में होगी। दूसरा इसका कंपाउंड है CO2, या ऑक्सीजन माइनस का है तो कार्बन की संयोजकता प्लस होगी। आप देख सकते हो कार्बन माइनस भी है और प्लस भी है, दोनों बना सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, कि ये भी तो 1 लेना और 1 देना दोनों कर सकता था। तो इसके लिए आप समझिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको आवर्त दिखाई थी और उस आवर्त में मैंने आपको कहा था कि वर्ग 1 से लेकर लगभग वर्ग 14-15 तक सिर्फ और सिर्फ धात्वें ही धात्वें हैं। और आज का प्लस पॉइंट ये है, चूंकि आप प्लस पॉइंट पे पढ़ रहे हो तो प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा कि जितनी भी धातुएं आपने पढ़ी है वर्ग 1 से लेकर वर्ग 14-15 तक, क्योंकि बाद में उपधातुएं भी आ जाती है बीच में, उन सभी धातुओं की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस में ही होगी। अब आप मान लीजिए अगर आपको पता है कि जैसे मैंने एस ब्लॉक की बात की, वर्ग नंबर 1, वर्ग संख्या अगर मैं 1 की बात करूं तो अब आप बताइए वर्ग संख्या 1 में कौन कौन से एटम है? तो वर्ग संख्या 1 में एटम आएंगे हे, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद, यानी ये कुछ एलिमेंट्स है जो वर्ग संख्या 1 में आने वाले हैं। मुझे इनका परमाणु क्रमांक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ब्लॉक में है, सीधी सी बात है, ये सारी की सारी कैसी होगी? धात्वें होगी। और अगर आपने और ज्यादा आवर्त सारणी को ध्यान से देखा है तो आपको यह भी पता होगा कि ये 4 धातुएं होगी। दूसरी बात, ये वर्ग संख्या 1 में है तो इन सभी की जो संयोजकता है वह 1 होगी। अभी हमने सोडियम की निकाली भी थी कि संयोजकता कितनी होगी? 1। चूंकि ये धातुएं हैं तो संयोजकता +1 होगी। यानी अब आपको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, आप देखकर पहचान सकते हो। अभी हमने सोडियम की संयोजकता निकाली थी, कितनी आई? +1। यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है कि वर्ग संख्या 1 में है, धातुएं हैं तो धातुएं है तो प्लस में होगी, 1 में है तो संयोजकता 1 होगी। वर्ग संख्या 2 में है तो संयोजकता +2 होगी, 3 में है +3 होगी। 4 वालों की भी बताई कि क्या होगी। 5 आ जाते हैं तो आप देखिए 5 अगर यहाँ पर आते हैं तो 5 अगर वह देगा तो नुकसान में जाएगा, इससे अच्छा वह 3 ले ले ताकि उसको थोड़ा कम मेहनत करना पड़े। तो 3 लेगा तो 3 बढ़ जाएंगे, इसलिए अब जो आएगा तत्व उसकी संयोजकता -3 होगी। फिर 16वें वर्ग की -2 होगी, 17वें वर्ग की -1 होगी और जो 18वां वर्ग होगा उसमें 2 8 8 पूरे फिल हो जाएंगे। तो 18वां वर्ग जो है उसमें आ जाएगा हे, नेता और कर्मचारी जीवित रहो। तो ये कुछ तत्व है जो 18वें ब्लॉक के हैं और इन तत्वों में पूरा जो ये ब्लॉक है ये पूरा फिलअप किया हुआ होता है, इसीलिए ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये ना लेंगे ना देंगे, यानी किसी से कोई क्रिया नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें हम अक्रिय गैस या नोबल गैस
या शून्य गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे। अब आपको पूरी आवर्त सारणी का एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि संयोजकता क्या होती है, किसकी संयोजकता क्या होती है, किसकी संयोजकता क्या होती है। एस ब्लॉक की बात की, पी ब्लॉक की बात की, डी ब्लॉक की संयोजकता देखिए फ्रेंड्स, डी ब्लॉक में है तो सारी धातुएं, इसका मतलब प्लस में संयोजकता होगी, लेकिन डी ब्लॉक की जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं और इसीलिए उनकी संयोजकता कुछ चेंजेबल होती है, यानी वो अपनी संयोजकता को चेंज कर सकते हैं। और जैसे अगर आप डी ब्लॉक का पहला ही एलिमेंट देखो तो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर जब हम मैग्नीज को देखते हैं तो उसकी ऐसी संयोजकता है कि वह +1 से लेकर +7 तक संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए आपको उनमें मेन जो तत्व उनकी संयोजकता याद रखनी है। जैसे मैं बात करूं Fe की, तो Fe जैसे अभी मैंने लिखा है, तो Fe जो होता है उसकी संयोजकता +2 +3 मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है। जीनोन जो होता है उसकी संयोजकता यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि एक्रे गैस है। अब आपको मेनली याद रखने हैं, एक Fe इसकी संयोजकता +2 और +3 होती है। अब एक जिंक, इसकी संयोजकता +2 होती है। एक है कॉपर, इसकी संयोजकता भी मैक्सिमम +2 होती है। ये 3-4 तत्व हमारे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, इसलिए आपको इनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि संयोजकता समझ में आ गई, अब हम किस प्रकार कंपाउंड बनाएंगे और फिर हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो अभी हमने एक एक तत्व की संयोजकता देखी। अब आप मेरे साइड में कुछ देख रहे होंगे, इस सारणी में कुछ कंपाउंड बना करके पहले उनकी संयोजकता बताई हुई है। जैसे SO4 की सल्फेट उसका नाम होता है और उसकी संयोजकता -2 होती है। इसी प्रकार अमोनियम NH4 इसकी +1 संयोजकता होती है। आपको ये याद रखने होंगे, थोड़ी यही 4-5 ही, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए इनसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए संयोजकता जब भी हमें बनानी होती है तो हमें कंपाउंड बनाने के लिए उसकी संयोजकता इंपॉर्टेंट पार्ट करेगी। हमें एक तो लेना है पॉजिटिव और एक लेना नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों मिलेंगे। दोनों की जो चार्ज होंगे वो बराबर होंगे। जैसे दोनों के चार्ज बराबर होंगे कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। जैसे मैंने यहाँ लिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, +1। यहाँ माइनस वाला कुछ भी ले लो, मैंने लिया है Cl की संयोजकता -1। इसकी संयोजकता इसके लगा दो और इसकी संयोजकता इसके लगा दो, तो देखो हाइड्रोजन के भी एक लगेगा तो H, Cl के भी एक लगेगा तो Cl, और कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा HCl। नाम इसका लिखना है, पहले पॉजिटिव का नाम लिखना। पॉजिटिव का नाम क्या है, हाइड्रोजन, तो इसका नाम लिख देंगे हम हाइड्रोजन। अगला क्या है, क्लोरीन। जब भी सिंगल एटम आए या सिंगल मॉलिक्यूल आए नेगेटिव का, तो आपको उसके साथ आइड वर्ड जोड़ देना है। तो क्लोरीन और आइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी प्रकार हम बात करें, पॉजिटिव में ले लिया Mg, नेगेटिव में ले लिया Cl। Mg की संयोजकता +2, Cl की संयोजकता -1। Mg की ये वाली लग जाएगी, इधर वाली इधर को लग जाएगी, तो बनेगा क्या, Mg Cl और 2, तो बनेगा मैग्नीशियम और ये बन जाएगा क्लोराइड। हो गया ना। तीसरा देखते हैं, इसमें देख लेते हैं NH4 इसकी +1। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं हम +1 है, -1 वाला कुछ भी आप ले सकते हो। Cl ही सबसे आसान होता है, तो दोनों की 1-1 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपाउंड बन जाएगा NH4Cl। पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव ये है, इसका नाम अभी हमने देखा सारणी में, क्या नाम था, अमोनियम, और Cl है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आपको ये कंपाउंड का निर्माण करना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को वापस से आप रिवाइज करें, जो बातें बताई गई है पहले उन्हें याद करें, उसके बाद देखें, लेकिन आप इन्हें ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर आप ये सीख लेंगे केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगी। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है।
कल हमने बात भी की थी और आज से हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में। कल भी हमने बात की थी वीडियो में कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसे हम संतुलित करते हैं। समीकरण क्या होता है उसकी डिटेल हमने पिछले वाले वीडियो में ले ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे एक बार रिवाइज करिए, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या चैनल के पेज से आप देख लेना। अब संतुलित समीकरण क्या होता है, इसे क्यों करते हैं, तो देखिए मेरे पास कोई मैं एक नॉर्मल रिएक्शन लिख रहा हूँ N2 + H2, रिएक्शन बनके मेरे पास बनेगा अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ये NH3 कैसे बना, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है -3, हाइड्रोजन की होती है 1, तो 1 इसके लग गया 3 इसके लग गया तो बन गया NH3 और इसका नाम होता है अमोनिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए ये जो अमोनिया बना है इसके लिए विकारक मिलकर उत्पाद बना है। अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। जैसे अभिक्रिया हुई है इसमें एक लॉ लगता है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो हम किसी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान बना सकते हैं, यानी ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उत्पादों का जो द्रव्यमान होगा वह विकारकों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। और ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है जब इनकी जो संख्या है वो बराबर हो। क्योंकि एक बात बताइए, नाइट्रोजन के 2 क्या नाइट्रोजन के 1 अणु के द्रव्यमान के बराबर हो जाएंगे? नाइट्रोजन तो एक ही है, तो जितना 1 में उतना 1 में ही होगा। 2 के बराबर 1 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हमें इनकी क्या करनी पड़ेगी, संख्या बैलेंस करनी पड़ेगी और इसीलिए हम कहेंगे कि हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपको ये लिखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए और यह तभी संभव है जब इनकी संख्या बराबर हो और इसीलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ये जो संतुलित किया जाता है वह हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा किया जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि आप फेंको और देखो, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इस्तेमाल करके देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ नीचे 2 मत लगाना। क्यों नीचे 2 कब लगेगा, जब इसकी 2 संयोजकता होती है तब हम यहाँ लगाते क्रॉस करके। जो 2 लगेगा वो बिल्कुल सामने लगेगा। ठीक है, अब देखो 2n, यहाँ पर भी 2n बराबर। हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3। ये 2 इस पूरे के आगे लगा, इसका मतलब ये है कि जो NH3 है वह कितनी बार आया है, 2 बार। तो नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 पहले वाले में और 3 इसमें, यानी कि 6 हो गए। या आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 दूनी हाइड्रोजन कितने हो गए 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ 2 है यहाँ 6, बराबर करने के लिए मुझे यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। यहाँ 6 करने के लिए मैं क्या करूँगा 3 लगा दूंगा, यानी 3 हाइड्रोजन के अणु लूंगा। तो 3 दूनी 6 यहाँ बराबर, 3 दूनी 6 यहाँ बराबर, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। यानी अब ये जो समीकरण है वह संतुलित समीकरण कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर को दी एंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।